कल हम लोग जो है साइबर इथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हाउ टू सेफ गार्ड यूजर प्राइवेसी तक जो है पढ़े थे। फ्रॉड के बारे में बताया जा रहा था। तो फ्रॉड में जो है कई बातें कल हमने आपको बताया था, जैसे आपकी बुक में दिया है ऑनलाइन फ्रॉड में, जैसे दिया है ऑनलाइन फ्रॉड में ऑकर इन मेनी फॉर्म्स सच एज नॉन डिलीवर्स गुड्स, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉडलेंट पेमेंट्स एटसेट्रा। तो ये सब चीजें आप जानते भी हैं और इसके बारे में आपको बताया गया था। फिर आगे आप देखिए पेज नंबर 239 पे दिया हुआ इंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। वहां पे देखिए कह रहा है टाइप द यूआरएल ऑफ वेबसाइट इन एड्रेस बार ऑफ ब्राउजर ऑन योर फोन। Do not click on a link that takes to this websites, or do not cut/copy the link of this websites and paste it. Type the URL on your own in the address bar of the web browser. ठीक है, देखिए वहां पे दिखा रहा है कि सिक्योर कनेक्शन लिख करके आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ है क्लोज्ड पैडलॉक। ठीक है, और एक दूसरा है जहाँ पे school.com करके लिखा हुआ है और वहां पे देखिए लिख के आ रहा है योर कनेक्शन टू दिस साइट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इन द यूआरएल मींस इट इज अ सिक्योर कनेक्शन एंड नो वन कैन सी योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, नीचे देखिए तो लिखा हुआ है व्हेन देयर इज नो HTTP or the URL contains only HTTP, then it is an insecure connection, which means your private information may get leaked. ठीक है, यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो सेकंड जो वो दिया हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है इंश्योर दैट द एड्रेसेस कंटेन्स HTTP and a padlock sign. When this website gets loaded, before you starting type any information, ensure that the website addresses a safe site URL start with http:// and not with http://. Also it show a closed padlock. ठीक है, यानी कि आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट हमारी सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हालांकि आजकल जैसे आप लोग कोई भी वहां से डोमेन लेते हैं तो डोमेन के लिए वो पैसा पूछता है कि किस तरह की आपको साइट चाहिए, क्या चाहिए, उसमें उनका पूरा पैकेज रहता है और उस हिसाब से अगर हम उसको पैसा पेड करते हैं तो सब कुछ करके दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो लोग फ्रॉड करते हैं तो वो सब चीजों का ध्यान देते हैं। ये भी एक कोई बहुत मतलब एथेंटिक तरीका नहीं है कि आप जो है उससे बच सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक जो है तरीका बता रहा है किस तरीके से आपको ये समझ में आ सकता है कि कौन सी हमारी साइट सेफ है और कौन सी साइट हमारी सेफ नहीं है। इस तरह से अगला जो टॉपिक दिया हुआ है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, जिसमें जो है इसने SSL दिया हुआ है जिसका पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मींस अप्लाइंग इनफ टेक्निकल सेफगार्ड्स so that the data travels safely to its target without being compromised or eavesdropped. ठीक है, तो eavesdrop का भी मतलब होता है कि जो आपके बिना अनुमति के अगर आपका इंफॉर्मेशन जो है अगर कहीं शेयर कर रहे हैं तो ये जो है eavesdrop के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी आप सारी चीजें देखिए देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने आपसे कहा भी था कि थोड़ा सा आप इस चैप्टर को पहले से थोड़ा रीड किए रहिएगा, तो ये चूंकि आपका थ्योरिकल चैप्टर है तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो इस वजह से अगर इसको जो लोग पढ़े होंगे तो उन लोगों को सारी बात समझ में आएगी और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि SSL अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जो स्टेब्लिश करता है encrypted links between a web server and a web browser in online communication. So the usage of SSL technology ensure that all data transmitted between the web servers and browsers remain encrypted and hence remain safe. तो ये बात आती है कि सब चीजें हमको मिलेंगी कहाँ से या कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। तो जो हम एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, जैसे आप कोई खेल एंटीवायरस के बारे में जानते होंगे, टोटल सिक्योरिटी करके आता है,
या ऐसे बहुत सारे जो है वेब ब्राउजर्स हैं, जो ऐसे बहुत सारे जो है वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको वेब ब्राउजर प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो है उसी पैसे में जो उनका इंक्लूडिंग रहता है उसमें, तो वो आपको जो वेब ब्राउजर देते हैं तो उस वेब ब्राउजर में इस तरह की सिक्योरिटी भी वो देते हैं। और आजकल जैसे अब तो हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप ले रहे हैं तो अब तो जेन्युइन आ गया है मार्केट में। पहले तो हम लोग डास बेस्ड लेते थे। आज के भी डेट में मार्केट में लोग अभी बहुत चीजें समझते नहीं है। तो जो जेन्युइन आता है जिसमें सारी चीजें ओरिजिनल रहती हैं, सब कुछ ओरिजिनल रहती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आप उसका जो है अपना लॉगिन करके और उसको जो है पूरा सिक्योर भी कर सकते हैं वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड करके। तो जो आजकल के जेन्युइन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, विंडोज 10 है या सारी चीजें हैं, दो तरह के मार्केट में जाइए तो आपसे पूछता है कंप्यूटर परचेज करने के लिए, एक डास बेस्ड पूछता है, एक विंडोज बेस्ड पूछता है। डास बेस्ड जो होता है उसकी जो है प्राइस थोड़ी कम होती है, और विंडोज बेस्ड वाली जो होती है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो विंडोज बेस्ड जो देता है वो सब जेन्युइन सॉफ्टवेयर देता है। जेन्युइन वाले में जो है उतनी दिक्कत नहीं आती, एंटीवायरस और सब चीज़ें वो सब कुछ देते हैं। सब कुछ सिक्योर एक तरह से जो है वेब ब्राउज़र और सारी चीज़ें जो सब चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं एक तरह से वो सब चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराते हैं। या जैसे हमने आपको बताया कि आपको जो है पावरफुल एंटीवायरस डाउनलोड करते हो तो वो पावरफुल एंटीवायरस भी आपको जो है वेब ब्राउज़र प्रोवाइड कराता है। और आप जब उस वेब ब्राउज़र के थ्रू किसी भी प्रकार की एक्सेसिंग करते हैं तो उसमें वो ये सारी चीज़ों का जो है एसएसएल और फायरवॉल प्रोटेक्शन और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड करके और वो सब चीज़ों को आपको सिक्योर करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमको कहीं वो मैसेज दे रहा है, एरर दे रहा है कि ये साइट हमारे लिए हार्मफुल है, इसको आप ओपन मत करिए, ये आपके जो है डाटा को इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी प्रकार का वो इंफॉर्मेशन देता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो प्राइवेट या कोई भी ऐसा डाउनलोड कर लिए फ्री वाला। तो एक तरह से जो फ्री वाला जो कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं वो सब एक प्रकार के वायरस ही होते हैं, वो किसी भी प्रकार का हमको कोई सिक्योरिटी नहीं देता। तो अगर हम जो है कुछ पेड वाले चीज़ें यूज कर रहे हैं, पेड ब्राउज़र यूज कर रहे हैं, या जैसे हमने आपको बताया जेन्युइन हमारा सॉफ्टवेयर है, जेन्युइन वेब ब्राउज़र यूज कर रहे हैं, या जैसे हमने आपको बताया कि एंटीवायरस के साथ जो वेब ब्राउज़र देते हैं वो सब वेब ब्राउज़र यूज कर रहे हैं। तो वो सब जो है सेफली हर प्रकार की चीज़ें करते हैं। और बाकी अगर हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वो अगर हमको बता रहा है कि ये साइट जो है ओपन आप मत करिए, कोई मैसेज दे रहा है हार्मफुल है या कुछ इस प्रकार का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमको उसको ओपन नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रकार की चीज़ें जो है ध्यान देनी चाहिए। तो जो एसएसएल है ये सिक्योर सॉकेट लेयर होता है जो एक प्रकार से बता रहा है कि वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में कम्युनिकेट करता है, और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा वह बहुत सारी प्रकार की इस तरह की चीज़ों को, एन्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को जो है रोकता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सेफ रखता है। इसी तरह से आगे दिया हुआ है डाटा इंक्रिप्शन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंक्रिप्टेड डाटा को जैसे हम चीपर टेक्स्ट बोलते हैं। आप जो है 9th में चीपर टेक्स्ट पढ़े होंगे, जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, इंक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्टेड फॉर्म में बदलने के लिए। तो इंक्रिप्टेड डाटा व्हेन सेंड ओवर इंटरनेट इज हार्ड टू स्टील एंड हैंस इज सेफर, ठीक है। तो यह भी चीजें प्रोवाइड कराती है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में। फिर कह रहा है यूज सेफ प्रोटोकॉल तो सच एज फॉर फाइल्स यूज सिक्योर एफटीपी wherever possible. One should use safe protocol that use some safely cells such as SSH. It will ensure the safety of data being transferred. आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे कि जब हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो उसमें एक इनकॉग्निटो मोड होता है जो एनोनिमस यूजर के लिए होता है। तो अगर हम जो है अपना कोई वेब ब्राउजर मोबाइल पे या कहीं भी जो है यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका जो है इनकॉग्निटो मोड ऑन कर दें, एनोनिमस यूजर की तरह से उसको हम यूज करें, तो भी जो है हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है चुरा नहीं सकता। और अगर हम इनकॉग्निटो मोड में जो है करते हैं तो उसके जो सारे हिस्ट्री हैं या जो कुछ भी हम उसमें कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को कोई देख नहीं सकता है। तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से अगर हम चाहें। सिक्योरिटी के भी कई तरह के उसमें ऑप्शंस आते हैं सेटिंग में वेब ब्राउजर में, वहाँ से भी हम जो है जा करके कई तरह के सिक्योरिटी का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि कुछ इस तरह के एंटीवायरस जो होते हैं वो भी हमको सेफ वेब ब्राउजर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये सब प्रिकॉशन रखें तो इस तरह से बहुत सारी चीजों से
बहुत सारे फ्रॉड से हम बच सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए दिया हुआ है अदर एथिकल इशू। इसमें दिया हुआ है सम कॉमन एथिकल इशू में पहला दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दूसरा है प्लेगरिज्म और तीसरा है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। तो इसमें पहला दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में देखिए तो लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, shared or distributed. Also, it gives the owner a right to decide the price of doing, exchanging, sharing, distributing so. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट का मतलब कह रहा है कि अगर ओनर ने अपना कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या कोई भी चीज अगर वो बनाया है या किसी भी प्रकार का वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो वह उसका पूरा अधिकार है कि वह अगर मान लीजिए उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है तो कितना इंफॉर्मेशन किसको शेयर करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, और अगर वह उसको जो है प्रोफेशनल तौर पे यानी पैसा लेकर के या कुछ भी करके उसको एक्सचेंज कर रहा है तो यह भी जो है उसके ऊपर पूर्णतः अधिकार है, उसका पूरी तरह से उसका राइट है। वो पूरी तरह से डिसाइड कर सकता है कि कितने रुपए में कितना इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करेगा, शेयर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट है। कोई दूसरा उसके ऊपर जो है दबाव नहीं डाल सकता है। तो अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई वेब पेज बनाया है, वेबसाइट बनाया है या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र है उसके ऊपर कि वह उसको चाहे तो अपने तरह से फ्री में भी दे सकता है या उतना प्राइस जो डिसाइड करे उसके हिसाब से वो कितना देगा, क्या देगा, उसके ऊपर आप कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म में देखिए दिया है प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट्स एज योर ओन वर्क विदाउट चीटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कह रहा है कि प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि बिना आपके अनुमति के, ठीक है, बिना आपने जो है कोई अनुमति नहीं दिया हुआ है और बिना आपके अनुमति के ही आपने जो सारा वर्क किया है, ठीक है, और आपके सारे वर्क को बिना, ठीक है, आपके अनुमति के कोई जहाँ से पूरा है वहां से अगर उस पूरे इंफॉर्मेशन को कोई चुरा ले रहा है तो ये जो एक्टिविटी है वो प्लेगरिज्म के अंतर्गत आएगी। जैसा अक्सर सॉफ्टवेयर कंपनियों में और इस तरह से होता है, ठीक है, या अक्सर आप देखते हैं कि कोई ऐसा बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गा रहा है या जो है बहुत अच्छा राइटर है, लिख रहा है, लेकिन उसकी कहीं कोई पकड़ नहीं है या कोई चीज नहीं है, अगला आदमी उससे को पैसा दे करके मजबूर करके और वहां पे वो अपना नाम करके और उसको जो है आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई जो है आपको बिना बताए, जैसे अक्सर आप स्कूल में भी आते थे देखते थे कि अक्सर कई लोगों की कॉपी गायब हो गई, किताब गायब हो गया, तो ये सब क्या होता था, आपस में ही जो लोग थे वही, कहीं कोई बाहर से तो आता नहीं है, यानी इस तरह से बिना किसी के अनुमति के या बिना किसी को बताए, बिना किसी प्रकार से किसी का जो है कोई भी कॉपी जो है चुरा लेना, बहुत बच्चे अक्सर करते हैं कि पता चला कि किसी की कॉपी का ऊपर वाला पेज निकाल करके ऊपर अपना कवर लगा लिए, नाम काट के अपना नाम लिख दिए, उनकी कॉपी हो गई। तो इस तरह से भी कई प्रकार की एक्टिविटी जो चीजें आप देखते हैं, तो ये तो जाहिर है कि ये हमारे छोटे स्तर की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या कहीं इस तरह के किसी प्रोफेशन में हैं और वहां अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो ये जो एक्टिविटी होती है इसी एक्टिविटी को जो है प्लेगरिज्म के अंतर्गत रखते हैं। और बाकी सारी चीजें उसके बारे में बहुत डिटेल से जो है समझाया हुआ है। तो सारी चीजें आप जो है बुक से पढ़िए। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि बुक में आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम आपको समझा रहे हैं, पूरा डिटेल से जो है समझाने का इतना मतलब नहीं है। आप बाकी चीजें जो है पढ़ते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसी तरह से अगला है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स refers to any information about you are created by you that exist in digital form either online or on electronic storage device। ठीक है, यानी
डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं और वो सारा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में आपके पास स्टोर है। अब जैसे कहने के लिए इतने सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन जब कहो कि कोई चीज बनाओ, कोई चीज दिखाओ, तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोग एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी कहा जाए तो कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा करते हैं तो सुयश है, सृजन है, और मोबाइल पर भी जो है शिवांग है, संतोष है। ये लोग जो है कभी कभी कोई चीज बनाते हैं तो दिखाते हैं, बाकी लोगों का तो कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए जैसे सृजन ही है या सुयश ही है, तो ये लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तौर पे सारी चीजें जो कुछ भी कर रहे हैं रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और अगर उनका इंफॉर्मेशन किसी प्रकार से कोई, वो तो वही चीज जो सारा इंफॉर्मेशन है वही क्या है, उनकी डिजिटल प्रॉपर्टी है। तो वही कह रहा है कि डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आप जो बना रहे हो और वह डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, या ऑनलाइन आप मान लीजिए कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग में या कहीं गूगल ड्राइव में, इस तरीके से, या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आपका जो भी है, पेन ड्राइव है या कहीं भी है, तो वहां पर आप जो चीजें स्टोर कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप जो सारी चीजें बना रहे हैं, कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो वही सारी चीजें क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए हमने भी जो भी सारा प्रोग्राम बनाया है, जो कुछ किया हुआ है, जो कुछ भी करके अपने हमने कंप्यूटर पे रखा हुआ है, कहीं गूगल ड्राइव पे रखा है, जैसे हमने आपको बताया, तो वही सारा इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी जो है हमने डिजिटल एसेट्स अपने बनाए हैं, वही जो है डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, फिर आगे देखिए दिया हुआ है थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे दे रहा है, लेट अस ब्रीफली टॉक कॉमन अबाउट थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी। तो थ्रेड्स का ही मतलब होता है, कल भी हमने आपको थ्रेड्स के बारे में बताया था, थ्रेड्स यही जो है इलीगल एक्टिविटीज जो होते हैं वो थ्रेड्स होते हैं। इसमें देखिए दिया है डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन टूल। दूसरा दिया स्टीलिंग एंड प्लेगरिज्म कोड्स फॉर योर डिजिटल प्रॉपर्टी। तो ये भी अभी आपको जो है प्लेगरिज्म और स्टीलिंग के बारे में बताया। ये जो है बिना आपके किसी के अनुमति के अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आपका कोड या इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिना आपके अनुमति के, बिना आपके शेयर के, बिना आपके किसी को जो है उसको दिए, अगर जो है कहीं भी कोई उसको इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान कर रहा है, तो वो सारा जो है स्टीलिंग और प्लेगरिज्म के अंतर्गत ये चीजें रहेंगी। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन के बारे में देखिए दिया हुआ है कि कैसे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसमें पहला दिया हुआ है एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। एंटी टेम्पर सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि देयर आर मेनी एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस अवेलेबल टुडे which ensures that your digital property is tamper proof. These anti-tamper solutions use host of advanced technology to prevent hackers from hacking, reverse engineering or manipulating your digital property such as utility tools, software, apps, video games, etc. कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे आजकल के समय में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे एंटी टेम्पर सोल्यूशन हैं जिससे आप अपने डिजिटल प्रॉपर्टी को जो है टेम्पर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे भी एक डिजी लॉकर आप जो ऐप सुने होंगे, जो बताता है कि आपके किसी भी प्रकार का कोई भी जो कागज है, जैसे कोई मार्कशीट है, डीएल है या कुछ ऐसी सारी चीजें हैं, वो सब चीजें आप डिजी लॉकर में जो है सेफ रख सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ऐसे ऐप हैं या बहुत इस तरह की चीजें हैं जिनके थ्रू जो है आप अपने जो आपका जो सारा डिजिटल प्रॉपर्टी है उसको आप उसके थ्रू जो है एंटी टेम्पर प्रूफ जो है कर सकते हैं। फिर जो आगे दिया हुआ है लीगल क्लॉसेज। लीगल क्लॉज में दिया हुआ है लीगल क्लॉज इन द क्लासेज of use of your software oblique digital property. You must include a transparent clause in your software's terms of services and provides that scraping of your software source code for reuse, that is the sound legal backup for your. तो लीगल क्लॉसेस का यही मतलब है कि जैसे जो सारी चीजें हैं, हम ज्यादातर जो भी सारी चीजें यूज करते हैं पायरेटेड ही यूज करते हैं, जैसे भी हमने आपको बताया। तो अगर हम कोई गेम कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ज्यादातर फ्री वाला ही हम लोग जो है यूज करते हैं। तो वो एक प्रकार से बहुत सारा लीगल नहीं होता। वही कह रहा है कि अगर आप कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आप जो है लीगल करिए, और अगर आप लीगल नहीं कर रहे हैं तो वो
जो है इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं आपके साथ, इस तरह की घटनाएं जो है हो सकती हैं। इस तरह से जो भी सारे सॉफ्टवेयर्स या उनके जो भी टर्म्स एंड सर्विसेज हैं, वो सारे जो है उनके रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड सर्विसेज सारी चीजें यूज करिए। जैसे बहुत सारे ऐसे देखिए आप, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, साल भर का 2 साल का जो भी आप ले रहे हैं, उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है, फिर उसको हम रिन्यूअल करते हैं तो फिर होता है। ऐसे बहुत सारे हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो भी ट्रायल वर्जन वाला होता है। तो ट्रायल वर्जन वाली जो चीजें होती हैं वो, उससे बहुत सारा कुछ काम हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमको कोई प्रोफेशनल वर्क करना है या इस तरह का हम कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर जो है हमको सारे लीगल सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है लिमिट ऑफ शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड्स। यहाँ दिया हुआ है यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स who are part of development team. You should also use a digital rights management DRM solution to protect your software for being scrapped for source code using a compliance etc. कह रहा है कि मान लीजिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह की चीजें डेवलप कर रहे हैं या कोई ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके सारे कोड जो है वो अपने जो आपके डिपार्टमेंट टीम में हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा जानते हैं समझते हैं, उन्हीं लोगों से शेयर करिए, उन्हीं लोगों को बताइए। बाकी और सारी चीजें किसी को शेयर करने या बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी कह रहा है कि एक इनका भी एक मैनेजमेंट होता है DRM, इसका पूरा नाम होता है डिजिटल राइट मैनेजमेंट, जो आपके सॉफ्टवेयर को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें देख रहे हैं कि ये बहुत सारे रूल्स नियम, बहुत चीजें इसमें जो है बताया हुआ है। फिर जैसे आगे आप देखिए तो दिया हुआ है ओपन सोर्स, ठीक है, फिलॉसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, उनको आपको करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं या MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो ये सब जो है एक तरह से अगर हम वैसे कहीं से ले लिए, कहीं कोई जो है हमको कॉपी करके दे दिया, कहीं से हमने CD से इंस्टॉल कर लिया, तो ये सब एक प्रकार के आपके पायरेटेड वर्जन होते हैं। ओरिजिनल अगर हम ले रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अब मार्केट में थोड़ा सॉफ्टवेयर और बाकी चीजें जो है सस्ती हो गई हैं, नहीं तो पहले बहुत सब कॉस्टली था तो हम लोग उसको परचेज नहीं करते थे, तो वो अपना पायरेटेड वर्जन ही जो है इंस्टॉल कर देता था। लेकिन अब आजकल मार्केट में हम जाते हैं तो पूछता है कि आपको जेन्युइन चाहिए, तो अगर हम जेन्युइन सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसमें हमारा MS ऑफिस विंडोज ये सब जेन्युइन रहता है, पायरेटेड नहीं रहता। तो उसके लिए आपको जो है लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जेन्युइन सॉफ्टवेयर दे रहा है। लेकिन अगर हम पायरेटेड यूज कर रहे हैं तो फिर हमको उसके लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। और इसके जो भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके सोर्स कोड में भी आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है कोडिंग में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। वो आपको उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल कराता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर के जो है लाइसेंस को रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर की भी कई तरह की कैटेगरी है, जैसे फ्रीवेयर है, ठीक है, फर्मवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है। इस तरह से बहुत सारे इनके जो है टर्मिनोलॉजी है। नीचे देखिए जैसे दिया हुआ है फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो दोनों में जो है कुछ डिफरेंस होता है। जैसे देखिए फ्री सॉफ्टवेयर कह रहा है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है वो फ्रीली एक्सेसिबल होता है, कैन बी फ्रीली यूज, चेंज, इम्प्रूव, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल हु विश टू डू एंड नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है, ज्यादातर हम लोग फ्री वाले ही डाउनलोड करते हैं। गूगल में जा करके सबसे पहले यही लिखते हैं फ्री डाउनलोड, तो सब फ्री वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरी तरह से फ्री हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं होता। उनको हम कितना भी जो है कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कोई पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कह रहा है ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस मॉडल्स अराउंड द सॉफ्टवेयर बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी वो फ्री तो है, उसके लिए आपको लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, कोड और सारी चीजें फ्री हैं, लेकिन उसको आपको
कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा, कुछ पेड करना पड़ेगा, तब वो आपको जो है अवेलेबल होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में। तो आज आपको जो है इतने ही, क्योंकि फिर आपका अब अगले क्लास का समय हो रहा है। तो फिर अब हम लोग जो है कल फिर से अपने समय पे मिलेंगे। बाकी और कुछ 2-3 मिनट अभी बचे हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो अभी जो चीज बताया गया उसमें से या पीछे से, तो आप जो है 1-2 मिनट में पूछ सकते हैं। बाकी फिर हम लोग कल आगे मिलेंगे, तो फिर कल जो है फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। और एक बार फिर आपसे ये आग्रह है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़िएगा, तभी जो है सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वो थ्योरिकल चैप्टर है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। और आशा है कि सारे लोग बुक ले लिए होंगे। बार बार आपसे वही आग्रह है कि सारी विषय का, आपका जो भी सारा विषय है, सब विषय की काम जो है पूरा करिए सब कुछ करके। और अब धीरे धीरे आपकी देखिए, आप ईयरली एग्जाम की ओर हम आ ही गए हैं। बोर्ड का फॉर्म आप लोगों का भरा जा रहा है। बोर्ड की फीस भी हमको लगता है लगभग सब लोगों ने जमा ही कर दिया होगा, वो भी लिस्ट अब आज लास्ट डेट है, कल परसों में मिलेगी तो वो भी पता चल जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग कल फिर अपने समय पे मिलेंगे। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। सर मेरा सर्कल जमा हो गया सर। ठीक है, कोर्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बाकी और किसी कुछ नहीं कहना है, क्लास नो ओवर किया जाए। नो सर, कुछ नहीं कहना। जो बातें बताई गई सब समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए गुड बाय फिर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।